मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में कट्टर ईमानदार के नित नए किरदार एक के बाद एक उभर कर सामने आते जा रहे हैं। आपने देखा कि पहले शराब के कारोबार में उनका किरदार दिखा, फिर बिजली के व्यापार में उनका किरदार दिखा, फिर अदालत के अंदर और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ सरोकार में भी दिखा। अब एक नए प्रकार का किरदार उनका दिख रहा है, जिसमें अपने सिपह सलारों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी तनख्वाह पर नियुक्त करना और उनसे सरकारी पद पर रहते हुए पार्टी का काम करवाना। देखिए, दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति यदि कभी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो वो अलग विषय है, परंतु पद पर रहते हुए वो विधिवत काम करे पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तिगत राजनीतिक कार्य का, कई जगहों पे उनके व्यक्तिगत निजी स्टाफ का, ये एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। आप सबने वो कहावत सुनी होगी कि आप बांटे रेवड़ी और मुड़मुड़ अपने को दे, पर यहां तो जनता को तो ये कहा कि चंद 100 रुपए की कुछ सहूलियत देंगे, एक आध हजार की सहूलियत देंगे, बदले में अपने लिए करोड़ों का शीश महल भी बनवाएंगे और सिपह सलारों को लाखों रुपए भी दिलवाएंगे। यानी बात तो करेंगे, अपनों को रेवड़ी नहीं, अपनों को तो रबड़ी खिलवाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। पर ये सरकार की आय को जिस रूप में प्रयोग करते हैं, उन पर यह कहावत एकदम चरितार्थ होती है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। और आगे एक पंक्ति में अपनी तरफ से जोड़ता हूं, जो आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल जी के इस नए किरदार पे एकदम उपयुक्त लगती है। माले मुफ्त दिले बेरहम और अपनों पे करम, सब अपने लोगों के लिए लुटाना। ऐसे कई एक उदाहरण हैं। कई जगहों पर तो जानकारी ये भी लगी है कि उनके लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो सीधे दिख रहा था कि वो पार्टी का काम कर रहे हैं सरकारी पैसा लेके। अब इस विषय पे कई ऐसी जानकारियां लगी हैं, जैसे एक श्री राम कुमार झा हैं जो उनके निजी स्टाफ में काम कर रहे हैं। अभी जब उनके घर का विषय आया था तो पत्रकारों के साथ उलझते हुए इनकी फोटो भी अवेलेबल है और यह सरकार से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। एक निशा सिंह जी हैं जो एसोसिएट फेलो हैं, इनके ऊपर तो शायद एक मुकदमा भी है जिसमें प्रक्रिया चल रही है और शायद चार्जशीटेड भी हैं। वो ये भी विधिवत सरकारी काम करते हुए पार्टी का काम कर रहे हैं। इन सब के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है कि ये सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी का ही काम कर रहे हैं। इसके बाद अंचल बाबा जी हैं, ये उनके सिटिंग विधायक की धर्मपत्नी है। विधिवत पार्टी का काम हो रहा है और सरकार की तनख्वाह है। इसके उपरांत एक श्री अक्षय मल्होत्रा जी हैं, वो भी उनके निजी स्टाफ में हैं, शायद कुछ और चलाने का काम करते हैं। मतलब शायद ऐसी जानकारी है कि उनका वाहन भी चलाते हैं और सोशल मीडिया के अकाउंट का भी कुछ काम करते हैं। तो ये सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने एक शपथ पत्र लिखा था कि हम मकान नहीं लेंगे और सारे के सारे विधायकों से लिखवाया था, हम वाहन नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। सोचिए वो आते आते आज कहां तक पहुंच गए हैं कि सरकारी खजाने का कैसा दुरुपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है 10 साल के अंदर, 2013 में पार्टी बनी थी, 10 साल के अंदर किसी का किरदार या चरित्र
पूरी पूरी पार्टी का चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र इतना नहीं बदला होगा जितना कि आम आदमी पार्टी का है। चुनाव लोकतंत्र के हृदय की गति माने जाते हैं, परंतु बंगाल में कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए, और कौन सा फोर्स आना चाहिए यह चुनाव आयोग का अधिकार नहीं था। चुनाव आयोग यह मांग सकता है कि मुझे सुरक्षा बल चाहिए, कौन से चाहिए, कैसे चाहिए, यह उनका अधिकार नहीं है। यह प्रश्न करने का अर्थ होता है कि उनके मन के अंदर का जो भाव था कि वो दुरुपयोग करना चाहते थे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस विषय के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है, और चुनाव आयोग ने यदि सतर्कता नहीं रखी होती, न्यायालय ने यदि कड़ाई के साथ निर्देश नहीं दिए होते, तो ये चुनाव बहुत ही विभत्स हो सकते थे। परंतु हमारे कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्या, प्रताड़ना हो रही है, इसके उपरांत भी जिस दृढ़ता के साथ वो लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा का प्रमाण है। और जो कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, वो लोकतंत्र को किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ही नहीं, सीधे हिंसा के द्वारा प्रभावित करना। क्योंकि पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिन्होंने वोट, मतलब सिंगल नॉमिनेशन हो गया था, अनअपोज्ड। मगर उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें किसी को भी न लोकतंत्र की समस्या नजर आ रही है, न लोकतंत्र में हत्या नजर आ रही है। क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार के कृत्य में बस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरोध का सुंदर संगीत नजर आता है। चाहे व्यक्ति कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, चाहे लोकतंत्र रक्त रंजित हो जाए। देखिए, ये उनका एक निजी विचार है। वो जो भी कार्य करने के लिए पहुंचे, आपको पता है कि राहुल गांधी जी निवर्तमान सांसद कांग्रेस वालों के लिए बहुत सम्माननीय है, अभिनंदनीय है। यद्यपि न्यायालय की दृष्टि में वो निंदनीय है, आज राजनीतिक दृष्टि से वो दयनीय स्थिति में आ गए हैं। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि उनके मन में किसानों के प्रति वास्तविकता में इतनी हमदर्दी है, तो जिस राज्य से वो सांसद थे, वहां पर उन्होंने वो कानून क्यों नहीं लागू करवाए हैं? यानी जिसको आप तथाकथित काला कानून कहते थे, वो तो केरल में लागू है, वहां क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं? यह दर्शाता है कि किसानों के हित के लिए वास्तविकता में आपके मन में क्या है। और वैसे भी अनेक मौकों के ऊपर आपने देखा होगा, उन्होंने कई प्रकार के अच्छे भाव-भंगिमाएं दी हैं। अभी आपने देखा था वो यात्रा की समाप्ति के ऊपर कश्मीर में बर्फ खेलते हुए, फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि यहां पे कानून व्यवस्था समाप्त है। आपको याद हो, संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद उन्होंने अपनी एक जो कुछ इशारा किया था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के जो भी आचरण है, इसमें हकीकत कम और फसाना अधिक नजर आता है। देखिए, बंगाल में लगातार हिंसा जारी नहीं है, वर्षों से हिंसा जारी है, और हिंसा जारी नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, और हिंसा का स्वरूप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है। और इतना ही नहीं, आप सोचिए कि बंगाल को उस मुकाम पे ले जाके पहुंचा दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के गुट आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयां कर रहे हैं।
वो एक दूसरे की हत्या करवाने में लगे हुए हैं। यह दर्शाता है कि बंगाल की वह भूमि जिसे बंगाली भद्र लोग कहा जाता था, जो कला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जानी जाती थी, जिसकी एक वैश्विक पहचान थी, सिर्फ राष्ट्रीय पहचान ही नहीं, वो आज पश्चिम बंगाल की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के इस कार्यकाल में पूरी तरीके से हिंसा, भ्रष्टाचार और अपराधियों को प्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण देने के दुर्दांत अपराध की भागी हो गई है। अपराधियों को जिस प्रकार से सत्ता का संरक्षण देकर उनसे हिंसा करवाई जा रही है, यह अपने आप में भारत की राजनीति का बहुत दुखद उदाहरण है। इसीलिए मैंने कहा दुर्दांत अपराध की भागी हो रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। और उससे ज्यादा दुख यह है कि ये उस प्रांत के हैं जहां से कला, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भारत में रहता था। वो आज अपराध, खतरनाक तुष्टीकरण, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और लोकतंत्र के अंदर हिंसा का पूरे भारत में एक दुखद और दर्दनाक उदाहरण बन के उभरा है। आप जो बात कह रहे हैं, उनकी परिस्थिति अब यह है कि उन्हें यह चीज बाहर बताने की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर समझाने का प्रयास करें और वो समझा ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। नितांत अंदरूनी मामला है उनका। अंदरूनी मामला क्या, पारिवारिक मामला है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ परिस्थिति एनसीपी में, इससे पूर्व शिवसेना में हुई है, उसका मूल कारण यह है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार माना जाता है और वो लोग परिवार को पार्टी मानने लगते हैं। इस कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, फिर मैंने कहा कि एक और नया किरदार उनका उभर के सामने आया। मतलब अब वो भ्रष्टाचार में जांच एजेंसियों ने उनके नेताओं की जो संपत्तियां सामने रखी, उसे मना तो नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसकी लागत इतनी नहीं इतनी थी और ये एक्साइज पॉलिसी से पहले की थी। मतलब कहीं ना कहीं लगता वो इशारा कर रहे हैं कि शायद एक्साइज पॉलिसी में तो भ्रष्टाचार हुआ, ये तो माना जा सकता है, मगर ये तो पहले की है। तो मैं मानता हूं कि ये प्रकारांतर से शराब नीति के ऊपर भ्रष्टाचार होने की उनकी स्वीकारोक्ति है। दिस इज in a way indirectly his candid acceptance that there was a clear cut corruption in excise policy, because he is saying कि वो एक्साइज पॉलिसी से पहले की है। और पता नहीं अभी आगे और क्या क्या निकले कि एक्साइज पॉलिसी से पहले क्या था। अगर वो सही होते तो उन्हें कहना चाहिए था कि साहब ये तो प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं, या ये प्रॉपर्टी का स्रोत ये है। इसीलिए समस्या ये है कि अपने को कट्टर ईमानदार कहने वाले जांच एजेंसी से लेके कोर्ट में एक नहीं अनेक बार बेल रिजेक्ट हुई है। इसका राजनीति से क्या लेना देना है? ये तो प्योरली टेक्निकल इशू है और शायद 6 या 7 बार वो कर चुके हैं प्रयास और इसके बावजूद बेल रिजेक्ट हो रही है। अब इस प्रकार की बातें आके कहना कि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी नहीं इतनी है, मुझे लगता है कि अब उनके पास अपना नैतिक बचाव करने की इतनी सी भी आधार नहीं बचा है। देखिए, इस समय चूंकि चुनाव की प्रक्रिया वहां पर चल रही है, तो चुनाव आयोग के अधिकार में सारी व्यवस्था है। हम जो कुछ तृणमूल कांग्रेस की सरकार कर रही है, इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या एक जघन्य अपराध है और जो हम सीधा सीधा कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में वहां के अपराधी तत्व यह कार्य कर रहे हैं। और हम चुनाव आयोग से यह अनुरोध करते हैं कि वो इस घटनाक्रम को देखे और संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उसकी उपयुक्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।